तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय। CH-127 माउंटेन रेड के बेस पर शौर्य। शौर्य इस वक्त उन घनी झाड़ियों के बीच उस खंडहर हुए घर में अकेला खड़ा था। उसके आसपास राख के ढेर थे। शौर्य ने एक बार अपने हाथ में बंधी घड़ी को देखा, समय रात के 11 बज रहे थे। शौर्य ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और सीधे विराज के पास पहुंच गया, जो इस वक्त इशिका के साथ शौर्य का पुलिस स्टेशन में इंतजार कर रहा था। शौर्य ने आकर विराज को सारी बात साफ साफ बता दी, लेकिन जब विराज को मालूम पड़ा कि कई और पिशाच भी देश के दूसरे राज्यों में मौजूद है, वह डर गया। तभी शौर्य ने उसे दिलासा दिया कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। विराज ने शौर्य की बात पर हामी भरी, पर उसका चेहरा फिर भी उतरा हुआ था। शौर्य ने ये देखकर विराज से पूछा तो विराज बोला, 15 अगस्त को तो तुम गए नहीं चीफ से मिलने। अब उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें किसी भी हाल में कल दोपहर तक स्पेशल फोर्सेस के यूनिट 9 के कैंप ले जाओ, जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर सियाचिन में स्थित है। ये सुनकर शौर्य ने भी अपनी गलती पर अपना सिर खुजा लिया और बोला, भाई ठीक है, तेरे लिए मैं कल तेरे साथ चलूंगा, तू बस रास्ता बता देना। ये सुनकर विराज खुश हुआ और शौर्य के गले लग गया। तभी इशिका जो वहीं खड़ी थी वह बोली, विराज तुम दोनों भाई हो ये मैं जानती हूं, पर ये दोस्ताना वाली हरकतें करना बंद करो। ये सुनकर विराज उछल कर शौर्य से दूर हो गया। सभी की हंसी छूट गई और वे लोग जोर जोर से हंसने लगे। दूसरे दिन सुबह शौर्य जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के सारे काम निपटाने के लिए कंपनी पहुंच गया, जहां उसके पीछे कशिश और रिया भी पहुंच गए थे। ऑफिस पहुंचते ही कशिश को एक कॉल आए और उसके चेहरे पर एक उत्सुकता से भरी खुशी की लहर दौड़ गई और वह उछलते हुए उत्साहित होकर कूदने लगी। जब शौर्य ने ये देखा तो वह हैरान हो गया। तभी कशिश बोली, बॉस ये आपके लिए गुड न्यूज है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव कर दिए हैं और अब हम इसे इंटरनेशनल मार्केट में उतार सकते हैं। ये सुनकर शौर्य भी खुश हुआ और उसने कशिश की पीठ थपथपाई और बोला, वेल डन कशिश, तुम्हारी मेहनत रंग लाए। अब सीधा नाइट्स ग्रुप को कांटेक्ट करो और उन्हें 2 दिन बाद साइनिंग के लिए बुला लेना। मैं भी अपने एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। तब तक कंपनी की ये न्यूज बाहर लीक मत होने देना। हम साइनिंग के बाद ये न्यूज बाहर बताएंगे। ये सुनकर कशिश ने अपना सिर हाँ में हिलाया और ज्यादा सवाल किए बिना वह और रिया वहां से चले गए। शौर्य ने भी सुबह के 11 बजे तक अपना सारा पेंडिंग काम खत्म किया और सियाचिन के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले शौर्य ने विराज को अपने साथ लिया और वह सीधा तलवार पर सवार होकर पूर्वोत्तर की दिशा की ओर निकल गया। सबसे पहले दोनों दिल्ली पहुंचे और चीफ को रिपोर्ट किया। चीफ भी शौर्य को मिलकर खुश हुए थे। शौर्य ने उसके बाद चीफ को एक बार और याद दिलाया कि उन्हें अपने पोतों के साथ रिटायरमेंट के बाद मुंबई शिफ्ट होना है। चीफ ने भी शौर्य से ऐसा करने का वादा किया। उसके बाद शौर्य ने अपनी दिशा बदली और सीधा उत्तर की ओर निकल गया। हिमालय के काराकोरम रेंज में सियाचिन स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंची जगह पर लगाया गया बेस कैंप है। शौर्य ने पहुंचते ही अपने जादुई कपड़े से अपना हुलिया बदल लिया। अब वह एक आर्मी ऑफिसर लग रहा था। शौर्य तुरंत गेट पर पहुंचा और उसने अपना आईडी कार्ड दिखाया। उसे परमिशन मिलते ही वह अंदर चला आया। बाहर का तापमान बहुत ठंडा था, मगर इस वक्त शौर्य ने पतले कपड़े की यूनिफॉर्म पहनी थी, जो बाहर से देखने पर किसी को भी लग सकती थी। असल में ये तो उसका जादुई कपड़ा था। शौर्य अंदर पहुंचा तो पाया कि सभी सैनिक पहाड़ियों की चोटी पर अपनी अपनी पोस्ट के हिसाब से तैनात थे। साथ ही कुछ सैनिक यहाँ वहां दौड़कर अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे। कुछ सैनिक अपना भोजन खत्म कर रहे थे तो कुछ आग जलाकर सेंक रहे थे। शौर्य के वहां आते ही बेस का एक सिपाह उसके पास आया और उसने सैल्यूट करके शौर्य के आने का कारण पूछा। शौर्य ने भी उसे एक सैल्यूट किया और अपने पॉकेट से एक लेटर जो उसे चीफ ने दिया था उसे उस सैनिक को दिया। ये लेटर यहाँ के इंचार्ज के नाम पर था, तो वह सैनिक दौड़कर कैंप के ऑफिस में चला गया। ऑफिस में इस कैंप के इंचार्ज अभय सिंह डोगरा मौजूद थे। वे लेटर मिलते ही बाहर आए। ये इस कैंप के सिर्फ इंचार्ज थे, असली कमांडर यहाँ मौजूद नहीं थे। लेफ्टिनेंट कमांडर अभय सिंह बाहर आए और उन्होंने तुरंत शौर्य को एक सैल्यूट किया। उसके बाद उन्होंने शौर्य को ऑफिस में बुला लिया। ऑफिस में आते ही उन्होंने शेयर को सैनिकों के बारे में जानकारी दी और फिर शौर्य के हाथ में सैनिकों की फाइल थमा दी और बोले, ब्रिगेडियर शौर्य, मैं अब बाकी की सारी जिम्मेदारी आप पर सौंपता हूँ।
शौर्य ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और सैनिकों को जांचने के लिए चला गया। लेफ्टिनेंट कमांडर अभय सिंह ने तुरंत सारे सैनिकों को एकत्रित होने का आदेश दिया। जो सैनिक तैनात थे वे लोग 2/1 के गुणोत्तर में ग्राउंड पर आ गए। इस वक्त सीएच बसे की सुरक्षा सबसे कमजोर मानी जा सकती है, क्योंकि अब इस वक्त 3 की जगह एक सैनिक वहां बॉर्डर पर तैनात था। शौर्य ने भी इस बात पर गौर किया। कुछ ही देर में सारे सैनिक वहां पहुंच गए। उनके सामने इस वक्त शेर और अभय सिंह खड़े थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं कुछ सैनिक शौर्य को ध्यान से देख रहे थे। शौर्य उनसे उम्र में बहुत छोटा दिख रहा था, साथ ही उसकी रैंक उन सबसे बहुत ऊपर थी। ऊपर से ऐसी कड़के की ठंड में भी शेर ने इतने पतले कपड़े पहने थे। इस वक्त अभय सिंह जो शौर्य के बगल में खड़े थे वे शौर्य कक्षा से निकलने वाली गर्म आभा को महसूस कर सकते थे। शौर्य ने उन सभी को ध्यान से देखा और उन्हें स्कैन किया। स्कैनिंग के बाद शौर्य भी थोड़ा चौंक गया। ये सब सैनिक अपना पहला चक्र जागृत किए किसी योद्धा की तरह थे। शौर्य ने ये देखा और उसने ऊंची आवाज में कहा, मेरे देश के सभी शहरों को मेरा प्रणाम। मैं ब्रिगेडियर शौर्य यहाँ सिर्फ कुछ लोगों को चुनने के लिए आया था, मगर अब मुझे लगता है कि मुझे आप सभी को चुनना पड़ेगा। आपको माउंटेन रैट या घोस्ट भी कहते हैं। ये आपके बहादुरी के लिए आपको कहा जाता है। आप लोगों ने नामुमकिन काम मुमकिन करके भी दिखाया है। फिर भी इस वक्त आपके ताकत का स्तर और ऊंचा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। शौर्य की बात सुनकर सभी सैनिकों के कान खड़े हो गए। लेकिन तभी शौर्य ने भी उनकी मानसिकता पहचान ली और बोला, वैसे सैनिक बड़े गर्म खून वाले होते और तुम तो पैरा वाले हो, तो तुम्हें मेरी ट्रेनिंग अच्छी नहीं लगेगी। तो उसके लिए मैं तुम सबको पहले मेरी ताकत दिखाऊंगा। अगर तुम इम्प्रेस हुए तो मैं तुम्हें वो ताकत दूंगा। ये सुनकर सभी सैनिक उत्साहित हुए। शौर्य जमीन पर वही खड़े होकर उसने अपना हाथ ऊपर किया और उसकी बगल की पहाड़ी की ओर उंगली उठा दी। तभी उसकी उंगली से एक सफेद रोशनी जैसा कुछ निकला और पहाड़ी पर जाकर लग गया। ऐसा होते ही पहाड़ के ऊपर जमी बर्फ एक गोला आकार में हट गई और एक जोरदार धमाका हुआ। हर तरफ पत्थरों के टुकड़े बिखर गए और बर्फ के नीचे की मिट्टी हवा में उड़ गई। कुछ देर बाद जब धूल छठी तो सबने देखा कि पहाड़ की सतह की वह जगह अब बदल चुकी थी। उसके अंदर एक गहरा गड्ढा बन गया था। सैनिकों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। वे लोग भी ताकतवर थे, पर इतने नहीं कि सिर्फ हाथ से इतना बड़ा धमाका कर सके। ऊपर से ये धमाका किसी रॉकेट लॉन्चर से भी बड़ा था। शौर्य ने उन्हें मुस्कुराकर देखा और बोला, इस शक्ति को आंतरिक ऊर्जा का बाहरी उत्सर्जन कहते हैं। इसे आप साधना का एक उचित स्तर प्राप्त करने के बाद कर सकते हो। इस वक्त आप लोग हिमालय की वादियों में हो और यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा अच्छे पैमाने पर मौजूद है। अगर तुम लोगों ने मैंने सीखी हुई युद्धकला और साधनी की तो 1 साल के अंदर आप लोग ऐसा धमाका अपने हाथ से कर पाओगे। क्या आप लोग इसे सीखना चाहेंगे? शौर्य का सवाल सुनकर सभी सैनिकों ने उत्साहित होकर कहा, यस सर। उनकी ये आवाज पूरी सिंची के वादियों में गूंज गई। ठीक है, तो फिर सभी लोग तैयार हो जाए और जो इस वक्त पोस्ट पर है उन्हें भी बुला लीजिए। इस वक्त मैं यहाँ हूं तो चिंता मत करो, शौर्य ने आगे कहा। इसे सुनकर पहले कमांडर डोगरा कतराए, फिर उन्होंने सभी को नीचे बुला लिया। तभी शौर्य ने आसपास नजर दौड़ाई और एक समतल जमीन पर अपना पैर से मारा। उसके ऐसा करते ही वहां एक कुंड बन गया। ये घेरे में 20 मीटर के आसपास था। उसके बाद शौर्य ने कुछ आध्यात्मिक पत्थर रख दिए और उन्हें डायमेंशन के अंदर मौजूद नदी से जोड़ दिया। कुछ ही देर में वह कुंड आध्यात्मिक पानी से भर गया। शौर्य ने उन सभी सैनिकों को देखा और बोला, सभी लोग अब मैं जो गोलियां दूंगा उसे खाओगे और 15 मिनट तक साधना के लिए बैठोगे। जब तुम्हारे शरीर की सारी विशुद्धियां निकल जाएगी तो आप सभी लोग एक एक करके इस कुंड में उतरेंगे। इस कुंड में मौजूद पानी हमेशा सामान्य तापमान पर रहेगा, तो ठंड लगने की कोई बात नहीं होगी। इसके बाद शौर्य ने अपने हाथ में पकड़ी गोलियों की छोटी बोरी एक सैनिक को पकड़ा दी और उसे सभी में बांट दिया। सभी सैनिकों ने गोलियां खाए और ध्यान करने लगे। कुछ देर बाद सभी को ठंड महसूस होना बंद हो गया। देखते ही देखते सभी के शरीर से काले रंग का तरल निकलने लगा। कुछ देर बाद सभी ने आंखें खोली तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर अपनी हालत देखकर एक दूसरे पर जोर जोर से हंसने लगे। तभी शौर्य अभय सिंह से बोला, बॉयज विल बी बॉयज। सभी सैनिक फिर नहाने चले गए। आधे घंटे तक खुद रगड़ रगड़ कर धोने के बाद वे लोग वापस आ गए। इस वक्त सबके चेहरे जवान लग रहे थे। तभी शौर्य ऊंची आवाज में बोला, तो बॉयज मजा खत्म हो गया है, अब असली काम करना है।
सबसे पहले सभी लोग कुंड में मौजूद पानी को पिएंगे। उसके बाद मैं इसमें कुछ दवाइयां डालूंगा, फिर तुम सब लोग इसमें 10 मिनट तक रहोगे। इतना कहकर शौर्य ने सभी को पानी पीने के लिए कहा। सभी सैनिकों नीचे झुककर किनारे पर बैठकर पानी पिया। जैसे ही उन्होंने इसे पिया, सभा के चेहरे पर हैरान थी। तभी एक लड़का बोला, ये तो वही बोतल वाली दवा है जिसे हमें पिछले महीने दिया गया था। तभी शौर्य पीछे से बोला, एकदम सही पकड़े हो, ये वही दवा है और उसे भी मैंने ही बनाया है। अब तुम्हारे चक्रों को शुद्ध करने का समय है, तो बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। इतना शौर्य ने एक कॉस्मिक लिक्विड की बूंद उस कुंड में डाल दी। सभी सैनिक कुंड में उतर गए, लेकिन उतरते ही उनके शरीर में एक असहनीय पीड़ा का जन्म हुआ और सभी लोगों के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। इतना होने के बावजूद एक भी सैनिक बाहर नहीं निकला। इनका हौसला देख शौर्य भी खुश हुआ। इनका जुनून देखकर शौर्य ने भी इन्हें अपना ज्ञान खुले हाथों से बांटने की सोची। 10 मिनट बाद सभी सैनिक बाहर निकले। सभी हालात बहुत खराब थी, मगर शौर्य ने उन्हें फिर से फाइल बनाकर नंगे बदन खड़ा कर दिया। किसी भी सैनिक को ठंड महसूस नहीं हो रही थी, बस उन्हें थकान होने लगी थी। शौर्य ने फिर सभी को देखा और उन्हें जमीन पर पलटी मारकर बैठने कहा। सभी सैनिकों ने उसके आदेश का पालन करके वैसा ही किया। शौर्य ने भी खुद की आंखें बंद की और अपनी उंगली पर अपनी साधना और युद्धकला की तकनीक की स्मृति प्रकट की। उसने एक एक करके हर सैनिक के दिमाग में उनके माथे को छूकर ट्रांसफर करना शुरू किया। जिन्हें स्मृतियां मिली उन्हें पता था आगे क्या करना है। इसके बाद उन्हें सिर्फ कड़ी मेहनत करनी थी, बाकी कुछ और करने की जरूरत नहीं थी। शेर ने उन्हें सहस्त्रार चक्र तक पहुंचने की साधना सिखा दी थी। उसे यकीन था कि 1 साल के समय में ये लोग इस स्टार को प्राप्त कर लेंगे। साथ ही सभी सिद्धियों का ज्ञान भी उन्हें दे दिया था। सभी को अपनी स्मृतियां देने के बाद शौर्य ने सभी को देखा और बोला, जब तुम सभी 1 साल बाद खुद को देखोगे तो पाओगे कि इस आधुनिक युग में भी तुम्हारी ताकत दुनिया के शीर्ष पर होगी, तुम्हें कोई भी नहीं हरा पाएगा। लेकिन याद रखना कि तुम्हारी ये ताकत इस देश की अमानत है। मैंने तुम सभी के सिर में एक मंत्र स्थापित किया हुआ है। जिस दिन तुम ये सोचोगे कि तुम अपनी ताकतों का गल इस्तेमाल कर सकते हो, उसी वक्त तुम्हारा सिर फट जाएगा और तुम खत्म हो जाओगे। इसीलिए कभी भी घमंड मत करना इस बात पर। सभी ने शौर्य की बात पर अपने सीने पर हाथ रखकर शौर्य को वादा किया। शौर्य ने इस बार अपनी ताकत और शक्तियों सभी के सामने जाहिर रूप से प्रकट कर दी थी। सभी सैनिक पहले तो शोक थे, मगर बाद में शौर्य के भक्त बन गए। शौर्य को भी भक्ति की ऊर्जा में वृद्धि होते हुए महसूस हुआ। सभी सैनिकों ने प्रण लिया कि वे लोग इस बेस पर टॉपलेस घूमेंगे, क्योंकि अब उन्हें ठंड बिल्कुल नहीं लग रही थी। तभी शौर्य ने एक बार अपनी उंगली अभय सिंह के माथे पर रखी और उन्हें एक खास तकनीक और युद्धकला ट्रांसफर कर दी। अभय सिंह ने जब सारी स्मृति याद की तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। शौर्य ने उन्हें भी एक गोली दी और उन्हें भी वह सब दोहराने कह दिया। अभय सिंह ने शौर्य के जाने का इंतजार भी नहीं किया और गोली निगलकर नीचे बैठ गए। शौर्य ने उसके बाद वहीं पर रात बिताने की सोची। शाम के 6 बजे के आसपास एक आर्मी हेलीकॉप्टर नीचे उतरा। हेलीकॉप्टर जब नीचे उतारा तो उसमें से एक 50 से ज्यादा उम्र का सफेद बालों वाला व्यक्ति नीचे उतारा। इस बूढ़े का सिर्फ चेहरा बूढ़ा दिख रहा था, पर उसकी आंखें किसी 15-20 साल के लड़के जितनी जवान लग रही थी। उसका पूरा शरीर गठीला था और उसने पहनी जैकेट उसके शरीर को एकदम टाइट फिट बैठी थी। उसे जब शौर्य ने ध्यान से देखा तो शौर्य की आंखें फैल गई। इस बूढ़े इंसान ने सिर्फ अपनी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के दम पर बिना साधना के अनाहत चक्र तक की साधना सिद्ध कर ली थी। तभी उस बूढ़े के पीछे से एक लेडी ऑफिसर बाहर निकली। उसके कंधे पर 2 सितारे नजर आ रहे थे। उसके कंधे पर एक बेज लगा हुआ था जो मेडिकल विंग को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन जब शौर्य ने उसका चेहरा देखा तो उसका मुंह किसी अंडे के आकार जितना खुल गया। तभी अभय सिंह, जो अपने कपड़े उतारकर ध्यान कर रहे थे, काला तरल शरीर पर आते ही अपने कमरे से बाहर आए और बिना इधर उधर देखे सीधा बाथरूम की ओर दौड़ गए। लेकिन इस बात पर शौर्य का ध्यान बिल्कुल नहीं था। वैसी ही हालत उस मेडिकल ऑफिसर की भी थी। वह भी शौर्य को आंखें फाड़कर देख रही थी। भाई, ये लड़की है कौन, जिसे देख शौर्य भी हैरान परेशान है? और वह बूढ़ा आदमी कौन है? क्या वह बूढ़ा शौर्य से कुछ कहेगा? अब क्या होगा आगे?